हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी मार्क टेस्ट नंबर देखेंगे 67 में समान अध्ययन में जीके जीएस में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखिए आप लोग, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन देखेंगे, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या फिर स्थिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। इसमें क्या दिया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन। व्याख्या में देखिए आप लोग, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में ही आगे बढ़ती है तथा इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। व्याख्या में क्या दिया है, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में ही आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, नगाड़े द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे, नगाड़े द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है, मधुर, संगीत, शोर, प्राश्रव्य। क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड नंबर में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नॉइस या फिर शोर। नगाड़े की ध्वनि अनियमित कंपन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शोर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया था, नगाड़े द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है, आंसर होगा इसमें शोर। शोर किससे कहा जाएगा, देखिए आप लोग, नगाड़े की ध्वनि अनियमित कंपन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शोर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, बाह्य कान और मध्य कान के बीच स्थित झिल्ली क्या कहलाती है, रेटिना, कार्निया, कर्णपटा या फिर लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर बताइए, बाह्य कान और मध्य कान के बीच स्थित झिल्ली क्या कहलाती है। 3 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कर्णपटा। व्याख्या में देखिए आप लोग, इसमें कर्णपटा एड्रम ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कंपन उत्पन्न करता है और उन्हें मध्य कान तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, 4 में दिया है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया है अपवर्तन, बी में दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सी नंबर में देखिए दिया है इसमें विवर्तन और डी ऑप्शन में इसमें दिया है क्या, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आगे बढ़ता है। व्याख्या में क्या दिया है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कहाँ बढ़ता है, आगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, 5 में दिया है, टेलीविजन चित्र की स्पष्टता किस प्रकार निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर बताइए, टेलीविजन चित्र की स्पष्टता किस प्रकार निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है आवृत्ति, रिजोल्यूशन, तरंग दैर्घ्य या फिर आयाम। करेक्ट आंसर इसमें 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए आप लोग, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा चित्र उतना ही स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रिजोल्यूशन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। समतल चमकदार सतह किस प्रकार का दर्पण होता है, समतल, उत्तल, अवतल या फिर बेलनाकार दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, इसमें समतल दर्पण समतल चमकदार सतह किस प्रकार का दर्पण होता है।
6 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समतल दर्पण। देखिए आप लोग समतल दर्पण का व्याख्या। समतल दर्पण समतल एवं चिकनी प्रवर्तक सतह वाला दर्पण होता है जिसमें वस्तु का सीधा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन में पूछेगा समतल दर्पण कैसा होता है, तो क्या आप बताएंगे? समतल दर्पण समतल एवं चिकनी प्रवर्तक सतह वाला दर्पण होता है जिसमें वस्तु का सीधा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के कहाँ रखा जाता है? 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के कहाँ पे रखा जाता है? फोकस एफ पर, वक्रता केंद्र सी पर, ध्रुव पर या फिर अनंत पर। इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब भी सी पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, 8 में दिया है, समान दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, 20, 25 या फिर 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में समान दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है? 8 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसमें व्याख्या में, सामान्य मानो आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है, इसी दूरी तक व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? समान दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है? आंसर बताएंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें समान मानव आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है, इसी दूरी तक व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, नौ में दिया है, जिस गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? जिस गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण, उत्तल, अवतल या फिर प्रिज्म। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण। व्याख्या में देखेंगे, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह भीतर की ओर होती है उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल, कॉन्केव मिरर। 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग देखिए। पानी में डूबी हुई, देखिए पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा इसमें? 10 नंबर क्वेश्चन में पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है? 10 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन। व्याख्या में देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन। बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपवर्तन की परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 11 में दिया है, कागज पर लिखे अक्षर किस कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, परावर्तन। देखिए आप लोग इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में कागज पर लिखे अक्षर किस कारण दिखाई देते हैं? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, परावर्तन। व्याख्या में हम लोग देखेंगे, कागज से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हम अक्षर दिखाई देते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुई चुभने का दर्द का अनुभव किस ऊतक द्वारा होता है? सुई चुभने पर दर्द का अनुभव किस ऊतक द्वारा होता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका, अस्थि या फिर उपकला? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, तंत्रिका ऊतक। दर्द, स्पर्श, गर्मी एवं ठंड जैसी संवेदनाओं का संचार तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? सुई चुभने पर दर्द का अनुभव किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, तंत्रिका ऊतक। व्याख्या में क्या दिया है? दर्द, स्पर्श, गर्मी एवं ठंड जैसी संवेदनाओं का संचार तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में देखिए। 13 में दिया है, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? रक्त, वसा, उपकला, तंत्रिका कोशिकाएं। क्या हो जाएगा इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन में शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, उपकला कोशिकाएं। व्याख्या में देखेंगे आप लोग, देखिए, उपकला कोशिकाएं शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकती है, इसलिए इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, उपकला कोशिकाएं। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, उपकला कोशिकाएं शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनकी संख्या क्या हो जाएगी? अधिक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए, सेम क्वेश्चन है, पीछे आया था ये क्वेश्चन। गर्मी, ठंड, स्पर्श और दर्द का अनुभव किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि, तंत्रिका, पेशी, रक्त। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, तंत्रिका ऊतक द्वारा। व्याख्या में देखेंगे, सभी प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण एवं मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन सा तंत्रिका करता है? तंत्रिका ऊतक। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, शरीर की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? मेडुला, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा इसमें? 50 नंबर क्वेश्चन में शरीर की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? बताइए आप लोग इसमें 50 नंबर क्वेश्चन में शरीर की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, सेरिबेलम। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, सेरिबेलम हिंदी में बोला जाता है इसे अनुमस्तिष्क, शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 16 में दिया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा। क्या हो जाएगा इसमें? 16 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, त्वचा। व्याख्या में देखेंगे, त्वचा, स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो शरीर की सुरक्षा करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 में देखिए। 17 में दिया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 206, 208 या फिर 210। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 206। व्याख्या में देखेंगे, एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रीढ़ की हड्डियां में कुल कितने कशेरुकाएं होती हैं? 30, 31, 33, 35। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33। मानव की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकाएं वर्टेबर होती है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 39 में देखेंगे, दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन,
स्नायु, लिगामेंट, उपास्थि, पेशी। क्या हो जाएगा इसमें 19 नंबर क्वेश्चन में दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, स्नायु या फिर लिगामेंट। व्याख्या में देखेंगे, लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। देख लीजिए आप लोग इसमें व्याख्या में, स्नायु या फिर लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दांत और हड्डियों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? बताइए आप लोग इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में दांत और हड्डियों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन और तांबा, मैग्नीशियम और जिंक। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन, कैल्शियम और फास्फोरस। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने वाले प्रमुख क्या हैं? खनिज। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 21 में देखेंगे, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, जस्ता, चांदी, एल्युमिनियम। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, जस्ता। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा इसमें जस्ता। इसमें व्याख्या में देखिए आप लोग क्या दिया है, गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता लोहे को हवा एवं नमी से बचाकर जंग लगने से रोकता है। पानी की पाइप, लोहे की चादर और तारों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 22 में, देखेंगे, ओजोन O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग, तेईस नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसमें हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? बताइए आप लोग इसमें, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? H2O, CO2, OF2 या फिर Na2O। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन, OF2। व्याख्या में देखेंगे, OF2 में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 24 में देखेंगे हम लोग, 24 में 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी अत्यधिक ज्वलनशील है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस। क्या हो जाएगा इसमें 24 नंबर में, निम्न में से कौन सी गैस अत्यधिक ज्वलनशील होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी गैस अत्यधिक ज्वलनशील है? आंसर क्या बताएंगे आप लोग? हाइड्रोजन गैस। व्याख्या में देखेंगे, हाइड्रोजन एवं रंगहीन, गंधहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जलने पर यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 का व्याख्या देखेंगे, हाइड्रोजन क्या है? एक रंगहीन, गंधहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जलने पर क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O मतलब जल। 25 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे,
25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पिघली हुई धातु को पानी या भाप के उच्च दाब से सूक्ष्म कणों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए आप लोग इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पिघली हुई धातु को पानी या भाप के उच्च दाब से सूक्ष्म कणों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन, परमाणुकरण, निस्पंदन या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, परमाणुकरण। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, परमाणुकरण में पिघली हुई धातु को छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? धातु पाउडर बनाने में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे, पिघली हुई धातु को पानी या भाप के उच्च दाब से सूक्ष्म कणों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताएंगे हम लोग इसमें परमाणुकरण। और परमाणुकरण कहाँ पे यूज किया जाता है? देखिए आप लोग, परमाणुकरण में पिघली हुई धातु को छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है और इसका उपयोग धातु पाउडर बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में क्लोरीन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? HCl, HClO, HClO3, HClO4। क्या होगा इसमें? 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, HClO4। व्याख्या में देखेंगे, HCl4 का रासायनिक नाम क्या है? पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, जो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। 27 में देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग इसमें, किसी कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? N2, 2n, 2n², N3। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2n²। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, किसी परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। उदाहरण के लिए K2, L8, M18। 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप लोग, तारों एवं धातुओं के वेल्डिंग कार्य में प्रयुक्त रंगहीन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 28 में, तारों एवं धातुओं के वेल्डिंग कार्य में प्रयुक्त रंगहीन गैस कौन सी है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। व्याख्या में देखेंगे, हाइड्रोजन रंगहीन एवं ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा वेल्डिंग में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 29 में देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? बताइए आप लोग इसमें। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? क्या हो जाएगा इसमें? नीला, पीला, रंगहीन या फिर लाल। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रंगहीन। ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें। व्याख्या में देखिए, हाइड्रोजन का कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता, यह सबसे हल्की गैस है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 20 में दिया है, साधारण हाइड्रोजन प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन में, साधारण हाइड्रोजन प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 0। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 31 में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए आप लोग। 31 में देखेंगे, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 31 नंबर क्वेश्चन में, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जॉन डाल्टन, हेनरी कैवेंडिश, जे थॉमसन या फिर नील्स बोहर। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हेनरी कैवेंडिश। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए, 32 में देखेंगे,
संगमरमर मार्बल का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसमें संगमरमर मार्बल का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? NaCl, CaCO3, SiO2, CaO। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, संगमरमर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण, मूर्तियां तथा फर्श बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में संगमरमर का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? क्या हो जाएगा इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। व्याख्या में देखेंगे, संगमरमर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? भवन निर्माण, मूर्तियां तथा फर्श बनाने में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए। 33 में दिया है क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप लोग इसमें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, SiO2, CaCO3, Na2CO3। देखेंगे हम लोग इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, SiO2, क्वार्टज सिलिका। व्याख्या में देखिए, क्वार्टज सिलिका का शुद्ध रूप है जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 है। इसका उपयोग कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा घड़ियों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 34 में 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। व्याख्या में देखेंगे, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? आंसर होगा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। व्याख्या में देखेंगे, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 35 में 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किस तत्व के समस्थानिक है? बताइए आप लोग इसमें, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किस तत्व के समस्थानिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। थर्टी 36 में देखिए आप लोग, छत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया है, परमाणु का ग्रह प्लैनेटरी मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, निल्स बोहर या फिर जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा इसमें? परमाणु का ग्रह मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। व्याख्या में देखेंगे, रदरफोर्ड ने स्वर्ण का प्रयोग के आधार पर ग्रह मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 37 में दिया है, परमाणु का संशोधित मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? क्या हो जाएगा इसमें? 37 में परमाणु का संशोधित मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? डाल्टन, रदरफोर्ड, निल्स बोहर, चैडविक। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, निल्स बोहर। व्याख्या में देखेंगे, निल्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में
परिक्रमा करते हैं और ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन करते समय एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में परमाणु का संशोधित मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन नील्स बोहर ने। व्याख्या में देखेंगे, नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों सेल में परिक्रमा करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या उत्सर्जन करते समय एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, 38 में दिया है, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जे थॉमसन, चैडविक। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन जे थॉमसन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन जे थॉमसन। व्याख्या में देखेंगे, जे थॉमसन ने परमाणु को धनावेशित गोला माना जिसमें इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह जड़े होते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 39 में देखिए, सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? बताइए आप लोग इसमें 39 नंबर क्वेश्चन में सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? जल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, पेट्रोल। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में। आंसर देखेंगे हम लोग इसमें व्याख्या में, सोडियम वायु जल से तुरंत अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में देखेंगे, देखिए आप लोग, सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में। व्याख्या में देखेंगे, सोडियम वायु एवं जल से तुरंत अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? बताइए आप लोग इसमें। नोबल गैस नहीं है, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नोबल गैस नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। व्याख्या में देखेंगे, हीलियम, नियॉन और आर्गन अक्रिय गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं ज्वलनशील गैस है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन फीमर। व्याख्या में देखेंगे, फीमर जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत एवं सबसे भारी हड्डी है। यह शरीर का भार उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया था? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन फीमर। व्याख्या में देखेंगे, फीमर जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत एवं सबसे भारी हड्डी है। यह शरीर का भार उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 में देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, टिबिया हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हाथ, पैर, रीढ़, खोपड़ी। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन पैर। 42 नंबर क्वेश्चन में टिबिया हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन पैर। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, टिबिया को सीन बोन भी कहा जाता है। यह घुटने और टखने के बीच स्थित पैर की मुख्य भार वहन करने वाली हड्डी है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 43 में देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? मुख, अमाशय,
छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, छोटी आंत में। व्याख्या में देखेंगे, देखिए भोजन का अधिकांश पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यह अग्नाशयी रस, पित्त रस तथा आंत रस मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। फोर्टी फोर में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 44 नंबर में, वसा फैट का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? मुख, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 44 में वसा फैट का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, छोटी आंत में। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। यकृत से आने वाला पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है तथा अग्नाशय का लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, वसा फैट का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, छोटी आंत में। व्याख्या में देखेंगे, वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। यकृत से आने वाला पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है तथा अग्नाशय का लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 45 में, देखिए आप लोग, पाचन तंत्र का सबसे अधिक अम्लीय भाग कौन सा है? क्या हो जाएगा इसमें? 45 नंबर क्वेश्चन में पाचन तंत्र का सबसे अधिक अम्लीय भाग कौन सा है? मुख, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अमाशय। व्याख्या में देखेंगे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, जिससे इसका pH लगभग 1.5 से 3.5 रहता है। यह भोजन के पाचन तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में देखेंगे, देखिए पाचन तंत्र का सबसे अधिक अम्लीय भाग कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, अमाशय। व्याख्या में देखेंगे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, जिससे इसका pH लगभग 1.5 से 3.5 रहता है। यह भोजन के पाचन तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में क्या करता है? सहायक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आप लोग, 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अमाशय की किस परत में रक्त वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, पेशी परत या फिर सिरोसा? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, सबम्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 46 में देखिए, अमाशय की किस परत में रक्त वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, सबम्यूकोसा। व्याख्या में देखिए आप लोग, सबम्यूकोसा परत में रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं होती हैं, जो भोजन के पाचन एवं पोषण में सहायक करती हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 47 में देखेंगे, अग्नाशय पेनक्रियाज कौन सा रस स्रावित करता है? पित्त रस, अग्नाशयी लार, जठर? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अग्नाशयी रस। व्याख्या में देखिए, अग्नाशय अग्नायी रस बनाता है, जिसमें टिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। यह क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में देखेंगे, पेनक्रियाज अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, अग्नाशयी रस। व्याख्या में देखेंगे, अग्नाशय अग्नाशयी रस बनाता है, जिसमें टिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का क्या करते हैं? पाचन। और 48 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए आप लोग इसमें 48 नंबर क्वेश्चन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लीवर या फिर यकृत। व्याख्या में देखिए, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त बनाता है, भोजन के पाचन, विषैले पदार्थों के निष्कासन तथा ग्लाइकोजन के भंडारण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 48 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यकृत लीवर। व्याख्या में देखेंगे, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त बनाता है, भोजन के पाचन, विषैले पदार्थों के निष्कासन तथा ग्लाइकोजन के भंडारण का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 49 में, देखिए 49 में देखेंगे, पित्त रस बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है। अग्नाशय, छोटी आंत, यकृत, अमाशय। आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यकृत में। व्याख्या में देखिए, पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है तथा इसका संग्रह पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किया जाता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 50 नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यकृत या फिर लीवर। व्याख्या में देखेंगे, यकृत लीवर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह पित्त रस का निर्माण, रक्त का शुद्धिकरण, ग्लाइकोजन का संग्रह तथा अनेक उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 में देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लीवर, यकृत। व्याख्या में देखिए, लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह पित्त रस का निर्माण तथा रक्त का शुद्धिकरण और ग्लाइकोजन का संग्रह तथा अनेक उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं का क्या करता है, संचालन। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो का नोट्स PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।